हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे एक्ट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों? क्योंकि बेटा इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या मैम? बेटा ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस पर लॉ भी इन्फोर्सेबल होता है, मतलब लॉ लीगली बाउंड हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ पैसा लेके, जिसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जनरल टर्म में। अब इस एक्ट के अंडर में इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज H में दी गई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया, ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत पड़ी। ऑल राइट, चलिए ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं आपको वन बाय वन इन सब का आंसर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, कोई भी एक्ट यानी कोई भी लॉ अननेसेसरी नहीं बनता है और लॉ के बनने के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैम आप क्या कहना चाहते हो? तो बेटा मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज होगी तो उस प्रॉब्लम के सल्यूशन की फॉर्म में हमारी गवर्नमेंट एक्ट्स यानी लीगल कंप्लाइंसेस, लेजिस्लेचर्स पास करती है, लॉ बनाती है ताकि लीगली बाउंड हो जाएं इंडियन सिटीजन्स उस लॉ के अंडर में उस रिस्पेक्टिव काम को लॉफुली करने के लिए। तो मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने के बारे में सोचा? चलो बेटा बात करते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम आई होगी फ्रॉड की, किसमें? बिजनेस में। चीटिंग की, किसमें मैम? बिजनेस में। तो जब भी फ्रॉड, चीटिंग जैसे इंसिडेंट्स बिजनेस में स्टार्ट हुए होंगे, लोगों ने वादा किया होगा, प्रॉमिसेस किए होंगे और उस प्रॉमिस को निभाया नहीं होगा, तो उस चीज़ को लीगली बाउंड करने के लिए सल्यूशन की फॉर्म में हमने क्या इनैक्ट किया? हमने लॉ के बारे में सोचा, लीगल रूल्स के बारे में सोचा और हमने एक्ट के बारे में सोचा जो कि पार्लियामेंट में पास होगा। और जब पार्लियामेंट में एक बार कोई लॉ प्रेसिडेंट के कहने पे पास हो गया, कोई भी बिल, तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा? वो एक एक्ट बन जाएगा। एक्ट का मतलब मैम क्या? एक्ट का मतलब बेटा एनी लेजिस्लेचर which is passed by parliament, and if it is passed by parliament that means it is enforceable to all the citizens of India। समझ गए मैम आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये बताना चाह रही हैं कि 1872 से पहले जब लोगों ने बिजनेस में झूठे वादे किए, झूठे प्रोमिसेस किए, फ्रॉड और चीटिंग करके अपने किए हुए वादों को, अपनी प्रोमिसेस को कंप्लीट नहीं किया, तो उस प्रोमिसेस को, उन वादों को निभवाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यानी हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्ट को बनाया। उस एक्ट का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बात क्लियर यहाँ तक? चलो बेटा बहुत समझदार हो आप सारे के सारे, वेरी इंटेलिजेंट। चलो मैम, तो मैम आगे हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 1 के बारे में। मैम क्या बोलता है सेक्शन 1? बेटा सेक्शन 1 बात करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट। मैम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ बेटा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली हर एक कॉन्ट्रैक्ट का 2 सेक्शन कॉमन होता है। पहला सेक्शन है आपका टाइटल, एक्सटेंट
कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में, और दूसरा सेक्शन हमेशा होता है बेटा डेफिनेशंस के बारे में। तो आप हमेशा यही देखोगे कि मोस्टली 99% सेक्शंस जो हैं वो आपको कौन से सेक्शन में मिलेंगे, वो सेक्शन 2 में मिलेंगे। सारी डेफिनेशंस किस में मिलेंगी, सेक्शन 2 में मिलेंगी। और मैम सेक्शन 1 हमेशा 4 चीज़ों के बारे में बात करेगा बेटा, कि टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है, और एप्लीकेबिलिटी क्या है उस रिस्पेक्टिव एक्ट की। तो अभी इसके बारे में बात किया जा रहा है, अभी बात किया जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टाइटल की। टाइटल मतलब कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, सबको पता है क्या है। इसका एक्ट का टाइटल है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैम एक्सटेंड का मतलब बेटा, एक्सटेंड का मतलब कि ये कहाँ तक, किस किस एरिया में, कहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी किस किस एरिया के या किस देश के लोग इसको मानेंगे। तो बेटा सिंपल है, जिस देश का लॉ है वहीं के लोग मानेंगे। तो आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया में जितने भी स्टेट है सब पे एप्लीकेबल है। तो टाइटल क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 से पहले जो चीटिंग्स बिजनेस में, जो झूठे वादे बिजनेस में किए जाते थे, प्रोमिसेस करके उसको फुलफिल नहीं किया जाता था, उस चीज को फुलफिल करवाने के लिए लीगली एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये एक्ट पूरी इंडिया पे आज की डेट में एप्लीकेबल है। ठीक है, डन मैम। आगे मैम क्या पढ़ेंगे बेटा, कमेंसमेंट मतलब इंडिया में ये कौन सी डेट पर लागू हुआ। तो बेटा देखो मैं आपको 2 डेट्स बताऊंगी, एक मैं बताऊंगी इनैक्टमेंट के बारे में और दूसरा मैं बताऊंगी बेटा कमेंसमेंट के बारे में। तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे समझेंगे बेटा जी। इनैक्ट का मतलब होता है कि रूल्स बना दिए गए हैं, और कमेंसमेंट का मतलब होता है अब आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। रूल बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, रूल फॉलो करना इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अब हर एक, जैसे आज मान लो ट्यूसडे है, तो मैंने बोला एवरी थर्सडे आज के बाद हमारा टेस्ट होगा। तो मैंने वो रूल आज बनाया, इनेक्ट किया कि एवरी थर्सडे देयर इज अ टेस्ट। और उसके बाद जब थर्सडे आएगा और उस दिन आप टेस्ट दोगे, उस दिन से वो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी। इनैक्ट मतलब रूल बन चुका है, वो बना था 25 अप्रैल 1872 में। और कमेंसमेंट मतलब अब आपको उन सारे रूल्स का पालन करना पड़ेगा, और वो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1872 से। तो मैम एप्लीकेबिलिटी भी बता दीजिए साथ में कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है। तो बेटा बहुत आसान है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया उसी पे तो एप्लीकेबल होगा। यह किसके लिए बनाया जा रहा है, जो बिजनेस प्रोमिसेस हैं उनको संभाल के रखा जाए, जिसने जो प्रॉमिस किया है वो उसको फुलफिल करे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही तो, यानी जिस तरह के भी जितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे सब पे ये एप्लीकेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबल टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है और एप्लीकेबिलिटी क्या है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके मैम, डन। मैम यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम अब आगे बात करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने। ओके मैम, एक एक्ट जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि 1 सितंबर 1872 में इंडिया में कमेंस्ड हो गया था, उसके बारे में जाना। और मैम अब ये जान रहे हैं कि जब ये एक्ट बना था तो इसमें 266 सेक्शंस थे। मैम आपने ऐसा क्यों बोला कि जब बना था तब थे, तो मैम क्या अभी नहीं है। बस 2 मिनट दो, मैं आपको समझाती हूँ, 1 सेकेंड दो। क्या पढ़ा हमने
कि जब एक्ट बना था तो इसमें 266 सेक्शंस थे। एक बहुत ही मोटी किताब जिसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहता था। इतना टफ, इतनी मोटी किताब को पढ़ना आसान नहीं था। तो इस चीज़ को हमने उस टाइम तो लॉ बना दिया, बट वक्त के साथ साथ बेटा क्या हुआ कि हमने फिर सोचा कि इसको किस तरीके से इजी बनाया जाए। ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे हमने फिर इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 266 सेक्शंस थे बेटा, वो आप देखना, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 175, सॉरी section 1 to 75 talk about the general provisions of the contract, कि कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रोविजंस क्या हैं, ये उसकी बात करता था। यहाँ तक की बात क्लियर है? आउट ऑफ दिस 266 हम बात कर रहे हैं। अगला 76 से लेके 123 जो सेक्शंस थे बेटा, इट टॉक अबाउट सेल्स ऑफ गुड्स प्रोविजन। गुड्स बिकेंगे तो उनका क्या प्रोविजन होगा, क्या रूल होगा, ये 76 से लेके 123 में था। उसके बाद बेटा 124 से लेके सेक्शन 147 में इंडेमनिटी, ये क्या होता है मैम बताती हूँ बेटा अभी आपको थोड़ी देर में। इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में था, उसके प्रोविजंस, उसके रूल्स थे। सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 181 तक बेटा बेलमेंट एंड प्लेज की इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद मैम बेटा 182 से लेके सेक्शन 238 तक एजेंसी के बारे में प्रोविजंस थे। और लास्ट 239 से लेके 266 सेक्शंस में पार्टनरशिप के प्रोविजंस थे कि पार्टनरशिप कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे इसमें थे। तो जब नया नया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, उसमें 266 सेक्शंस का पूरा एक एक्ट बनाया गया। बट वक्त के साथ ये रियलाइज हुआ कि ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। धीरे धीरे काम चलता रहा 1872 में एक्ट बन गया, काम चलने लग गया। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब लोगों को रियलाइज हुआ कि 76 से लेके 123 टॉक अबाउट विच थिंग, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो क्यों ना इसका एक सेपरेट एक्ट बना दिया जाए और उस एक्ट का नाम रखा जाए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो 1930 में हमने 76 से लेके 123 के सारे सेक्शंस को इससे हटा के एक डिफरेंट एक्ट बनाया जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? यस मैम, क्लियर, वेरी गुड। चलो उसके बाद 2 साल बाद फिर हमारे दिमाग में ये चीज़ आई और हमने फिर से सोचा कि अरे यार, ये सारे के सारे सेक्शंस तो पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, क्यों ना इसके लिए भी हमें एक्ट बना दे। और हमने एक एक्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उस टाइम पे इन सेक्शंस को भी हटा दिया गया। तो मैम समझ में आ गया। जब एक्ट आया तो इसमें 266 सेक्शंस थे जिसको हमने 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट 75 सेक्शन जनरल प्रोविजंस की बात करते थे। नेक्स्ट 123 के सेक्शन जो थे 76 टू 123 सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते थे। 124 से लेके 147 में इंडेमनिटी और गारंटी की बात करते थे विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन। 148 से 181 मैम बेलमेंट और प्लेज अगेन विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बात करते थे। और 182 से लेके मैम 238 एजेंसी की बात करते थे जो कि फिर से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था। और लास्ट 239 से लेके 266 के जो सेक्शन थे दे टॉक अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया, वक्त के साथ समझदारी आई और हमने धीरे धीरे 1938 में सेल्स के प्रोविजंस को हटा दिया और उसके बाद 32 में पार्टनरशिप के प्रोविजंस को हटा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो वेरी गुड मैम, सब समझ में आ गया, एकदम क्लीन, वेरी वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड,
चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। चलो गुड। तो मैम पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया कि सेक्शन 1 बात करता है टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी के बारे में, और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ का पार्ट। तो हमने इसको पढ़ लिया कि ये इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, और हमारे इंडिया में कमेंस्ड हो गया था, यानी इसका पालन शुरू हो गया था 1 सितंबर 1872 से। और मैम हमने ये भी जान लिया कि इसमें 266 सेक्शंस थे जब ये पहली बार आया था, बट वक्त के साथ साथ इसमें से 1930 में कुछ सेक्शंस हटाए गए और 1932 में कुछ सेक्शंस हटाए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं सारे। चलो मैम, तो मैम अब क्या आगे, तो बेटा चैप्टर का नाम एक बार फिर से लिखते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मैम इंडियन का मतलब तो मैं समझ गया कि विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैम कॉन्ट्रैक्ट? तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से। कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो लॉ की, जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो किस चीज़ की बेटा? लॉ की, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एग्रीमेंट हो और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही समझा। और बेटा इसका सेक्शन है 2 क्लॉज H। 2 क्लॉज H में डेफिनेशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। यानी कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लॉ की पूरी इन्फोर्सिबिलिटी हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो मैम अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है बेटा। अग्रीमेंट का मतलब होता है जहां पे ऑफर हो और उस ऑफर को किसी ने एक्सेप्टेंस दी हो। मतलब एक पर्सन बोल रहा है क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे, और दूसरा पर्सन बोल रहा है हाँ मैं आपके लिए ये काम करूंगा। यानी किसी ने ऑफर दिया और किसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी हो जाए किस चीज की? लॉ की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो मैम एक बार फिर से बता दो, बड़ा आसान है बेटा। सेक्शन 2 क्लॉज H आपको बताता है कि कोई भी अग्रीमेंट जिसमें कुछ कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन का मतलब मैम बेटा, कंसिडरेशन का मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी के लिए कोई काम करोगे तो आपको भी तो पैसा मिलेगा ना, या पैसे जैसा कुछ तो मिलेगा ना, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो मैम अग्रीमेंट है, मैम कंसिडरेशन है, और मैम इन्फोर्सिबिलिटी है, जैसा आपने बोला कि विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर ये तीनों चीजें हैं मैम तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसकी डेफिनेशन जैसा मुझे मैम ने बताया, मुझे अच्छे से याद हो गया कि सेक्शन 2 क्लॉज H में इसके बारे में बात किया गया है। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं, सबको सब समझ में आ गया। तो मैम इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? तो बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है बहुत आसान सा। पर्पस है प्रॉमिस और अग्रीमेंट। अगर कोई प्रॉमिस किया है उसी का दूसरा नाम अग्रीमेंट है। मस्ट बी केप्ट। मैम ये तो आपने इंग्लिश में बोला, कुछ ऐसा बोल दो जो दिमाग में एक बार में आ जाए। तो चलो ऐसा सुन लो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। अरे मैम ये तो कुछ गाना सा लग रहा है। हाँ, जैसे प्यार किया तो निभाना, वैसे यहाँ पे भी वादा किया तो निभाना, नहीं तो कोर्ट में मिलने आना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस क्या है कि जो भी प्रोमिसेस किए गए हैं बिजनेस के अंदर उसको आपको मानना है, उसको फुलफिल करना है, उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो कोर्ट ऑफ लॉ आपका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दिस इज द पर्पस ऑफ व्हाट?
दिस इज द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम समझ में आ गया, बड़ा आसान था मैम। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, या फिर प्यार किया तो निभाना, वैसे ही वादा किया तो निभाना, नहीं तो मुझसे कोर्ट में मिलने आना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज H में है मैम, और आपने बोला 3 चीजें होनी चाहिए, अग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर कोई भी अग्रीमेंट यानी कोई भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, उसमें कंसिडरेशन भी है और वो कंसिडरेशन लॉफुल भी है और उस पर लॉ इन्फोर्स हो रहा है, तो मैम वो क्या बन जाएगा? वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो सामने वाले जिसने वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रीच पे मुझे कोर्ट में उसको बुलाना पड़ेगा। मैम क्लियर? वेरी, बहुत क्लियर, एकदम क्लीन, समझ में आ गया मैम। कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं है। आपने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 में इंडिया में आया। आते ही वो एक कहानी लेके आया कि वादा करो तो निभाओ वरना कोर्ट में मिलने आओ। उसमें 266 सेक्शंस थे मैम, जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से जो सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थे उसको हमने 1930 में हटा दिया, जो पार्टनरशिप के प्रोविजंस थे उसको 1932 में हटा दिया, और फिर हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। वेरी गुड मैम, सब समझ में आ गया। और पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, द प्रॉमिस और एग्रीमेंट विच इज डन इज मस्ट बी कैप्ट। जिसको आपने जो वादा किया, जो आपने अपनी जुबान दी, उसको आप बरकरार रखो, उसको आप मेंटेन रखो, उस काम को करके दिखाओ, नहीं तो फिर कोर्ट में मिलने आओ। समझ में आया? वेरी गुड, चलो जी, डन हो गया मैम। मैम सब समझ में आ गया। तो मैम आप ये कह रहे हो कि अगर अग्रीमेंट है तो हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, बट हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है। अरे मैम आपने अब ये जो बोला ये समझ में नहीं आया, चलो समझ लेते हैं। चलो तो हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करेंगे बेटा। केसेस ऑफ अग्रीमेंट विच इज गोइंग टू कन्वर्ट आफ्टर फ्यू टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट, केसेस ऑफ अग्रीमेंट। चलो मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा केस है, ये अग्रीमेंट टाइप है, और अगर अग्रीमेंट सही हुआ तो बेटा क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यही हम चेक करने वाले हैं। चलो तो मान लो, ऐसा मान के चलो कि आपका एक दोस्त है मिस्टर ए और आपका नाम है मिस्टर बी। तो आपके दोस्त ने आपको डिनर पे आने का ऑफर दिया। उसने बोला कि क्या तुम मेरे घर डिनर पे आओगे? मैं तुम्हें ऑफर इनवाइट कर रहा हूं अपने घर डिनर पे आने के लिए। आपने बोला ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे डिनर पे बुलाया, और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, इस संडे को 8 बजे हम डिनर पे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ए ने आपको ऑफर दिया बेटा, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाता है बेटा? अभी हमने सीखा था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बनाता है मैम। मैम फिर से लिख दो एक बार, मैं फिर से लिख रही हूँ बेटा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाता है मेरे बच्चे? वो बनाता है अग्रीमेंट। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, एकदम मक्खन, सब समझ में आ रहा है, एकदम क्लीन। चलो जी मैम, आपकी बात मान रहे हैं। तो मैम आपके अकॉर्डिंग ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो मैम अग्रीमेंट बोलें? हाँ बेटा अग्रीमेंट बोलोगे, लेकिन इस अग्रीमेंट का नाम होगा सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट। अब क्या होता है, जब संडे आता है 8 बजते हैं, आपके दोस्त ने भाई रेडिसन ब्लू और बड़े बड़े 5 स्टार होटल से डिफरेंट डिफरेंट डिशेस मंगाए और खूब खर्चा किया आपके डिनर के लिए कि भाई मेरा दोस्त आ रहा है, उसको उसका एक लेविश पार्टी दूंगा और उसको एकदम खुश कर दूंगा, और उसने अपने बहुत सारे पैसे लगाए आपको खुश करने के लिए। और जब 8 बज गए, वो आपका इंतज़ार कर रहा है, 8 बजे, फिर 8:30 बजा, फिर 9 बजा, और वो बहुत परेशान कि अरे यार मेरा दोस्त आ क्यों नहीं रहा है। और जब दोस्त को फ़ोन में लाया जा रहा है तो दोस्त तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजी है, और दोस्त ने बोल दिया अरे सॉरी यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। और उसने उस ऑफर को, उस
ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा अब तो ये बिल्कुल इसने क्या किया, अभी आपने मैम आपने बोला था ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, अग्रीमेंट होगा, तो फिर इसका मतलब आपको उसको फुलफिल करना, नहीं तो फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोर्ट में आपको सुनवाई करके ले जाना पड़ेगा। तो मैम क्या इसको भी जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस तो था, लेकिन यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, और इस तरीके के एग्रीमेंट को जो सोसाइटी में इनवाइट्स की बेसिस पे बनते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट। और कोई भी सोशल एग्रीमेंट बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तो फिर आगे इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। यहाँ पे समझ में आ गया मैम? तो मैम आपने जो समझाया कि सोशल एग्रीमेंट जो हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, हमें ये बात समझ में आ गई। तो मैम आगे अब क्या, आगे एक और केस लेते हैं बेटा। एक मिस्टर एक्स हैं, एक मिस्टर वाई हैं। एक्स ने वाई को बोला बेटा कि आप मेरा कार खरीद लो मुझसे 4 लाख रुपए में। वाई ने बोला ठीक है, मुझे आपका डील मंजूर है और मैं ये कार 4 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बेटा यहाँ पे ऑफर आया एक्स का, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे 4 लाख को बेटा हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन, विच इज समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन। तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैम ये कौन सा अग्रीमेंट बना मैम, पहले तो ये बता दो। तो बेटा इसको हम बोलेंगे कमर्शियल एग्रीमेंट, और अगर कमर्शियल अग्रीमेंट है तो वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में जो डील हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा आगे जाके। इसका मतलब सोशल एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। मैम समझ में आ गया? वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। एक और केस लेते हैं। एक हस्बैंड जी हैं, ये उनकी प्यारी वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। वाइफ ने बोला ओके। अब हस्बैंड ने क्या दिया बेटा? एक तरीके से ऑफर किया रिंग, वाइफ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये ऑफर ऐसे ही नहीं आया था, पति देव ने कुछ गलती की थी, उस गलती की कॉम्पेंसेशन के लिए उन्होंने बीवी जी को क्या बोला कि मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा, तुम तो मेरी सबसे अच्छी वाइफ हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम मेरे को इतना प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ऑफर दिया और वाइफ जी खुश हो गई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैम इसको हम कौन सा अग्रीमेंट बोलेंगे? बेटा ये होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, सैलरी पे बात हुई थी कि जब सैलरी आएगी तो आपको क्या मिलेगा? ये डायमंड रिंग मिलेगी। सैलरी आई और सैलरी खत्म भी हो गई और हस्बैंड वाइफ को डायमंड रिंग देना भूल गया। अब बताओ, क्या वाइफ भागते भागते जाए और पुलिस के स्टेशन में जाके बोल दे कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, मुझे केस करना है अपने हस्बैंड के ऊपर, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे डायमंड रिंग देंगे और नहीं दिया, और फिर कोर्ट से नोटिस आया कि इस नालायक पति को जिसने अपनी बीवी की बात को इग्नोर किया, इसको कोर्ट में लेके आओ, मैं इस पर सजा सुनाऊंगा। ऐसा होगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसका मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी किस में कन्वर्ट नहीं होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ जी बेटा, मैं यही बोलना चाहती हूँ। इसका मतलब हमने 3 एग्रीमेंट्स पढ़े, सोशल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो मैम सोशल हम समझ गए, मैम हम समझ गए, आप मत बोलो, हम समझ गए सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं। वेरी गुड बेटा। तो मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि ये एग्रीमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं। चलो मैम, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने जो समझाया, जितना समझाया सब समझ में आया। आपने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बिजनेस में किए गए झूठे वादों को ख़त्म करने के लिए और उन वादों को निभाने के लिए दिलो जान से एक्ट को हम लेके आए। एक्ट के आने के बाद झूठे वादे, जो कस्में वादे थी, जो वादा किया था उसको लोगों ने निभाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था वादा नहीं निभाएंगे तो कोर्ट में मिलने जाएंगे। ठीक है? और कौन से वादे? घर के वादे नहीं, बिजनेस के वादे।
ठीक है, यस मैम समझ में आ गया। और ये एक्ट जो है ये पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये भी समझ में आ गया। मैम ये एक्ट जो है इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल को, यानी रूल्स तो 25 को बन गए थे, लेकिन हमने इसका पालन कब से स्टार्ट किया था, 1 सितंबर से 1872 में। मैम ये भी समझ में आ गया। और मैम आपने जो बताया था कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे हर तरीके की, वो भी समझ में आ गया। फिर मैम आपने बोला था पर्पस क्या है, तो पर्पस भी मैम हमको अच्छे से याद है। आपने कहा था द प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, द अग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, जो वादा किया उसको निभाओ, ये आपने बोला था, हमें याद है मैम। नहीं निभाओ तो कोर्ट में मिलने आओ, हमें ये भी याद है मैम। चलिए मैम ये भी समझ में आ गया बहुत अच्छे से मैम। ओके मैम, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर हमें ये भी जान लिया कि कौन सा ये एक्ट कब आया था, इसका नाम क्या है, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, ये भी हमने समझ लिया। और हमने ये भी समझ लिया कि सेक्शन 1 बात करता है हमेशा टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी की, और सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस होती हैं मैम। जैसा कि आपने यहाँ पे हमें बताया कि सेक्शन 2 क्लॉज H, तो मैम आपने सेक्शन 2 क्लॉज H में हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज H में है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया मैम कि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं। और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट, कंसिडरेशन और एनफोर्सेबिलिटी तीनों का होना ज़रूरी है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वो मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। चलो जी मैम ये सब समझ में आ गया। आगे क्या पढ़ेंगे मैम? ओके बेटा वेरी गुड, आपको समझ में आ गया तो ओके। हम अब बात करने जा रहे हैं आगे कि मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पढ़ लिया। अग्रीमेंट कैसे बनता है, पढ़ लिया। अग्रीमेंट के टाइप को पढ़ लिया कि एक सोशल है, एक डोमेस्टिक है, एक कमर्शियल है, जिसमें सोशल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो मैम मैं कैसे जानूं कि कौन सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, कौन सा वॉइड है, कौन सा वॉइडेबल है, मतलब कौन सा सही कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या होना ज़रूरी है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट मैम क्या क्या है, आप प्लीज़ वो बता दो तो हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल, तो बेटा essential element of contract, essential elements of contract हमें बताया गया है इस एक्ट के सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 जो है वो बात करता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट का होना ज़रूरी है ताकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। तो मैम जल्दी से बता दो मैम, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है जानने की कि कैसे मैं अपने किसी जान पहचान वाले से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करूं तो मैं किस किस चीज़ का ध्यान रखूं कि वो कल को जाके मेरे साथ चीटिंग ना करे। बिल्कुल बेटा, तो बेटा आपको ये याद करना है VIP फाउंड PCO एंड कार टुगेदर। अरे मैम ये आपने क्या बोला, आप तो एसेंशियल एलिमेंट बताने वाले थे, आपने तो कोई एक स्टेटमेंट बोल दी कि एक VIP था उसको PCO और कार दोनों एक साथ मिल गई। तो मैम ये क्या है, इसको बेटा बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से लर्न करा रही हूँ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब मैम कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, जितने भी कैपिटल लेटर है सब एक एलिमेंट है। F और एक और चौथा, 5 6 7 8 9 10, सेक्शन 10 और 10 ही एलिमेंट। सेक्शन 10 में एलिमेंट्स बताए गए, एलिमेंट भी 10 ही हैं, 10 एलिमेंट्स हैं जिसका हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वॉइड किसी भी तरह का बन सकता है बट वो लीगल नहीं बनेगा। तो मैम जरा बता दो ये क्या है, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल बेटा जी पढ़ते हैं इसका मतलब। तो चलो सबसे पहले मैम V का मतलब क्या है बेटा, V का मतलब है वॉइड नॉट डिक्लेयर, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। जो उसके एसेंशियल अग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए।
ठीक है, मैं अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी आपको मैं इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। मैम आई से, बेटा आई का मतलब है यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर दो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो किसी चीटिंग, फ्रॉड या किसी इलीगल इंटेंशन से एंटर नहीं होंगे। जो वो अगर ऑफ एक्सेप्टेंस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की बात कर रहे हैं, तो दोनों का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है मैम, समझ में आ गया। मैम पी फॉर, बेटा पी स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हुआ मैम? बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं, वैसे तो ये सब प्यार मोहब्बत में ही होता है और उसी सपनों में ही पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं है, बट अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगी, और आप बोलते हो अच्छा चांद तारे तोड़ के लेके आओगे, ठीक है आप मेरे लिए तोड़ के लेके आ जाओ। मैंने बोला उसके बदले में 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैंने ऑफर दिया चांद तारे तोड़ने का, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन में बना ले कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। क्या चांद और तारे आसमान से तोड़ के लाना पॉसिबल है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? नहीं, ऑल आर वेक, सब झूठ है। चांद और तारे, समझ जाइए, प्रिय मित्र जो होते हैं ना, एक दूसरे के लिए तोड़ सकते हैं, हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे पास इतनी औकात ही नहीं जो हम चांद तारे तोड़, वही लोग तोड़ सकते हैं, उनके में इतना स्ट्रेंथ है कि बस आप समझ जाइए। वही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, हम नहीं ला सकते बेटा। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है? क्या चांद तारे तोड़ना, रात में दिन करना, दिन को रात करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या उसको परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक एसेंशियल एलिमेंट ये भी अनुपमा मैम ने बताया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट मैं बना रही हूं, मैंने बोला कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ में 50,000 यूनिट्स डिलीवर करूंगी, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि मैं 50,000 यूनिट बना के आपको डिलीवर कर सकता हूँ। आपने बोला ठीक है, फिर उसके बदले में कंसिडरेशन, भाई ये एक जेन्युइन है कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोडक्ट बनाना, बेचना, खरीदना, किसी और को ट्रांसफर करना, ये सब पॉसिबिलिटी। लेकिन चांद तारे तोड़ना, दिन को रात बोलना, रात को दिन बोलना, ये पॉसिबल नहीं है बेटा जी, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाएगा जब उसमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक एलिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होगा। तो मैम वी फॉर वॉइड नॉट डिक्लेयर आपने बताया, आई फॉर द इंटेंशन ऑफ ऑफरर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफरर एंड ऑफरी, जिसने ऑफर दिया है और जिसको ऑफर दिया है, दोनों का लीगल होना चाहिए, दोनों का इंटेंशन लीगल होना चाहिए कि दोनों लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। जो टाइम दिया जा रहा है, जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है, उस बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करोगे और उसको टाइम से वाइंड अप करोगे। मैम तीसरा पी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि आप मतलब जो काम करने की बात कर रहे हो, जिसके लिए आप अग्रीमेंट बना रहे हो, वो कम से कम करने लायक तो हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तारे हमारे पापा जी के नहीं जो हम तोड़ के लेके आएंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो उन लोगों के सपनों में हो सकता है भाई, वो लोग का इतना प्यार गहरा होता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते बच्चे, ये याद रखना। डन मैम, बिल्कुल डन, समझ में आ गया। चलो मैम फिर एफ मतलब क्या होता है मैम? तो बेटा एफ का मतलब होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब आप अपने मन से, अपने विल से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे, गन पॉइंट पे या मेंटल प्रेशर से या फिर सोसाइटिकल प्रेशर से एंटर नहीं हो रहे हो, आप अपनी फ्री विल से, फ्री कंसेंट के साथ कि आई एम अग्री टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्म द टास्क। आप बोल रहे हो कि मैं अग्री हूं, मैं कर सकता हूं ये टास्क, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूं। नहीं, अगर ऐसा हो कि आप ओके बोले कि मैं तो, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो ये क्या है? ये कोई फ्री कंसेंट थोड़ी है। आप आना नहीं चाहते थे, बट आपको अपनी जान बचानी थी, आपको अपनी जान प्यारी थी, तो आपने उस गलत कॉन्ट्रैक्ट या गलत किसी भी चीज के लिए हाँ बोल दिया, हाँ मैं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। बट वो आप अंदर से नहीं बोल रहे थे, आप डर के मारे बोल रहे थे। तो अगला जो एसेंशियल एलिमेंट है कि जब ऑफरर एंड ऑफरी होंगे, एक ऑफर देगा, दूसरा ऑफर लेगा, तो ऑफर लेते वक्त और ऑफर देते वक्त दोनों में ही क्या नहीं होना चाहिए?
कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो वो दबाव बेटा 5 तरीके के हो सकते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगी। कि तो फ्री कंसेंट जब आप पढ़ोगे बेटा, तो आपको फ्री कंसेंट में ये समझ के रखना है कि फ्री कंसेंट में आपको कंसेंट इज फ्री, आप तभी फ्री मानोगे इफ नॉट ऑब्टेन्ड, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ना मिले, ये 5 चीजें ना मिले बेटा जो मैं लिखने जा रही हूं। ये 5 चीजें अगर नहीं मिलती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फ्री कंसेंट है। पहला बेटा है कोएरेशन, COERCION। दूसरा है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस, दूसरा है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा है बेटा आपका फ्रॉड, और चौथा है बेटा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट है आपका मिस्टेक। तो मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इन 5 में से कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, और अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो वो एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल नहीं करता है। और मैम अगर वो एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो फिर तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने, एकदम सही। फ्री कंसेंट में ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। मैम कोएरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब है फोर्स्ड। आपको किसी ने गन पॉइंट पे या किसी भी तरीके से आपके फैमिली को किडनैप करके या किसी भी अपने आपके प्रिय मित्र को किडनैप करके बोले अगर ऐसा नहीं करो तो इसकी जान ले लूंगा, तो वो फोर्स हुआ, वो कोएरिशन हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब मैं आपकी टीचर हूं, आपको पता है कि हो सकता है कल को मैम मेरी कॉपी चेक करे लॉ की, तो अब बताओ मेरा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है नहीं। अब मैं आपको जो भी बोलूंगी ना आप हाँ में हाँ मिलाओगे, क्योंकि आपको पता है कल को अगर मैंने मैम के अगेंस्ट कुछ किया तो मैम मुझे फेल भी कर सकती हैं। तो ये बताओ ये क्या इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं? तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब कि एक तरीके से मेंटल प्रेशराइज्ड कोई ना कर पाए आपको। तो मेंटली अगर कोई प्रेशराइज्ड कर पा रहा है आपको ऐसे निगाह दिखा के या सिर्फ दूर से आपको घूर के, इसका मतलब वो क्या है? वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस कैसे? ये हमेशा बेटा तभी होता है जब एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट हो, एक बंदे के हाथ में पावर हो और दूसरा को उसके अंडर में काम करना हो, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। प्रेशराइज्ड, कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी किसी बात को लेके, उसको भी अनड्यू इन्फ्लुएंस अपने पेरेंट्स होने का मतलब फायदा उठाते हैं हम बोल सकते हैं, या फिर हमें बोलते हैं अरे हमें क्या करना है, आपकी जिंदगी है आप देखो। बस वो एक लाइन ना मेंटल प्रेशर क्रिएट करने के लिए काफी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फ्रॉड। तो ये बेटा ऑन इंटेंशन नहीं होना, ये ऑन इंटेंशन है, ये जो भी पर्सन है ये इंटेंशन के साथ कर रहा है। और मिस रिप्रेजेंटेशन बेटा नॉट एज पर्पस, ये इसको पर्पस के साथ नहीं किया है, गलती से मिस रिप्रेजेंट हो गया है। और मिस्टेक तो आप सबको पता है। तो मैम समझ गए, अभी तक हम 4 एलिमेंट समझ गए। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, दूसरा कि जो भी पार्टीज हैं उनका इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करने का होना चाहिए, तीसरा परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए। चांद तारे तोड़ने के लिए कोई ना बोले हमको, वो होगा तो हम नहीं काम कर पाएंगे। दिन में बिना बारिश के कोई बोले रेनबो बना दो, भाई जादू नहीं है, नहीं हो सकता, तो ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एफ फॉर है फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट मतलब आप अपने विल से काम करने के लिए तैयार हो, फोर्सफुली नहीं। और फोर्स 5 तरीके से हो सकता है, कोएरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर आपका फ्रॉड। इन 5 में से कोई भी चीज अगर है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। फ्री कंसेंट नहीं है तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक खत्म, और उसे खत्म होते ही कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं रह जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब वॉइडेबल हो जाएगा वो। अब मैम पी का मतलब क्या है? तो बेटा पी का मतलब है P for parties competency, parties competency। मैम इसका मतलब क्या? बेटा सोच के जवाब देना। मैं अगर किसी 10 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूं, क्या वो 10 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज, मेरी इंटेंशन समझने के लिए समझदार है? नहीं मैम बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। तो बेटा पार्टीज कॉम्पिटेंसी का मतलब ही यही होता है कि जब दोनों लोग ऑफरर एंड ऑफरी जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे ना, तो दोनों कॉम्पिटेंट इनफ हों, दोनों इतने समझदार हों कि ऑफरर क्या ऑफर कर रहा है और ऑफरी
क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर हो, दोनों को कि ऐसा ना हो कि एक शराब के नशे में है और आप उसका घर लिखवा लेते हो, आप बोलो नहीं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। कॉम्पिटेंसी में यही आता है कि माइनर नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक या फिर अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, तो आप अगर या फिर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें ना कॉम्पिटेंसी के अंडर में, मतलब कि एक बंदा कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए, वो हर तरीके से लीगली क्लियर होना चाहिए कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, उस पर कोई केस नहीं है, वो क्या बोलते हैं बच्चा नहीं है, वो अनसाउंड माइंड पागल नहीं है, उसने शराब नहीं या फिर कोई नशा नहीं कर रखा जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आया वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। जब उसको सारा सेंसेस में हो, कॉम्पिटेंट इनफ हो, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगला एक हमारा पॉइंट है कि जब पार्टीज, जो भी दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ, उन दोनों को समझ में आना चाहिए कि वो किस चीज पे हाँ कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। चलो बेटा, सी फॉर बेटा है कंसिडरेशन, सी फॉर कंसिडरेशन, अभी पढ़ा था आपने, पढ़ा ना, अग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी, तीनों मिलकर सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वही वाला कंसिडरेशन है। इस कंसिडरेशन तो मैम क्या, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और कंसिडरेशन में मैं स्मगल्ड गुड्स दे दूं, चलेगा मैम? नहीं चलेगा। यहां पे मैंने लिखा ना, द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन को वैसे हम लोग लैटिन वर्ड में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं बेटा? क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहला, वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, पी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एफ फॉर फ्री कंसेंट होना चाहिए, पी फॉर दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सी फॉर उनका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, और मैम ओ फॉर उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल होना चाहिए। अब मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर बॉम्ब बनाने की बात करें, स्मगल करने की बात करें, और बोले नहीं मैं ऑफरर तुम ऑफरी, ये पॉसिबल है स्मगल करना, बॉम्ब बनाना, तो हो गया ना लीगल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही है वो वैसा होना चाहिए। कुछ इलीगल काम में आप एंटर कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो इलीगल, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लॉफुल, या आप बोल सकते हो लीगल होना चाहिए। ठीक है? गलत काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में मत एंटर करना, और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की दुहाई दो, मुझे बचाओ मुझे बताओ, मैंने वादा किया तो मैं निभा रहा हूँ, मुझे कोर्ट में क्यों बुला रहे हो? ऐसा नहीं है, कोर्ट में बुलाया जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव लीगल होगा तो। ठीक है? ओके मैम, समझ में आ गया। तो मैम ए का मतलब क्या है? तो बेटा ए का मतलब है अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो आगे कॉन्ट्रैक्ट को बात ही नहीं जाएगी ना। जब तक कोई ऑफर देगा नहीं, कोई दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बदले में पैसे का लेन देन नहीं होगा, और उसमें लॉफुल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक कैसे? इन्फोर्सिबिलिटी को लाने के लिए ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक भी चीज़ नहीं है तो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो ए फॉर अग्रीमेंट, देयर शुड बी अग्रीमेंट। और मैम सी फॉर फिर क्या है बेटा? जितने कैप से बेटा उसी से आपके जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो शॉर्ट स्मॉल में लिखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए लिखा गया है। जितने कैपिटल वर्ड है वही आपके सब क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है। तो हम सी फॉर क्या हुआ बेटा? सी फॉर होता है बेटा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब मैम इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इस सर्टेनिटी का जो मतलब है ना वो होता है क्लियर। मतलब कि अगर मैं और आप, हम दोनों किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो दोनों को ना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक जैसा समझ में आए। जैसे मैंने बोला रुको मत जाओ, अब आप कंफ्यूज हो कि मैम बोल क्या रहे हैं। मैम ये बोले रुको मत जाओ, या मैम बोले रुको मत जाओ, क्योंकि मैंने बात ही ऐसे की है। तो आप ये समझो कि अगर मैंने बोला ना रुको मत जाओ, तो आपको भी समझ में आए कि मैम मुझे स्टॉप करे, और मुझे भी समझ में आना चाहिए, मैं तो बोल ही रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैम यही बोल रही हैं कि रुको अभी मत जाओ। ये नहीं बोल रही मैम रुको मत जाओ, ऐसा नहीं बोल रही है मैम। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए मेरे को भी और आपको भी, कि हम किस चीज में एंटर कर रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है। बात समझ में आ रही है? और उस पर्पस को कैप्ट रखना है, साथ में निभाते रहना है, वही कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है। तो क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। दोनों लोग एक ही चीज सोच रहे हैं और एक जैसा ही सोच रहे हैं। मैं कुछ और आप कुछ और, मैं सोच रहा हूं, मैंने बोला रुको मत जाओ, और मैंने बोला रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। इसका मतलब मैंने बोला रुको
मत जाओ, और आप बोल रहे हो रुको मत जाओ। आप सोचो अरे मैम ने तो मुझे बोला जाने को, मैं चले गए, तो मैंने बोला रुकने को, आप चले गए, पर आप भी अपनी जगह सही हो, मैं भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को कंट्रैक्ट का मतलब एकदम क्लीन होना चाहिए कि मैम ने बोला रुको 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 रुको, मत जाओ, अभी रुक जाओ, मत जाओ। यही आपको भी समझ में, यही मुझे भी समझ में आए। बात क्लियर? हाँ मैम बिल्कुल क्लियर। और टी फॉर मैम बेटा टू पार्टीज। आप बताओ, आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? खुद ही माल बना रहे हो, खुद ही को बेच रहे हो, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक जो काम करेगा और दूसरा जिसके लिए काम करेगा। यानी एक ऑफर देगा मेरा काम कर दो, दूसरा बोलेगा मैं काम करूंगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों होनी चाहिए, दो लोगों का होना जरूरी है। बिल्कुल मैम समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो बिजनेस के वादे थे उसको करने के लिए बनाया गया। बिजनेस में धोखा ना हो, चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, लोग जो वादा करें उसको निभाएं, उस चीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू लाया गया। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता यही है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैम 266 सेक्शन थे, जिसमें से हमने सेल्स ऑफ गुड्स के सेक्शंस को हटा दिया था और पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शंस को हटा दिया था, बाकी सारे सेक्शंस इसी में रह गए थे। और शुरू में इस एक्ट में 266 सेक्शन थे, जो बहुत ही मोटी किताब थी। वक्त के साथ साथ लोगों को समझ में आया कि सेल्स का प्रोविजन यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो उसके लिए एक अलग एक्ट बना देते, तो 1930 में एक अलग एक्ट बना दिया। फिर 2 साल बाद उनके दिमाग में फिर आइडिया आया कि भाई पार्टनरशिप का प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में क्या करा, चलो इसके लिए एक अलग से एक्ट बना देते, तो उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया। तो मैम आपने बोला 1 में हमेशा सेक्शन 1 बात करता है टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट, एप्लीकेबिलिटी, जिसमें टाइटल होता है उस एक्ट का नाम, एक्सटेंट होता है ऑल ओवर इंडिया। थर्ड कमेंसमेंट की बात की जाए तो इनैक्ट और कमेंसमेंट दो अलग डेट्स होते हैं। इनैक्ट का मतलब रूल बन गए और कमेंसमेंट का मतलब आपने रूल का पालन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे 2 डेट्स थी, एक रूल बना था 25 अप्रैल 1872 को, और मैम उसका पालन स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1872 से। वेरी गुड, सब याद है मेरे बच्चों को। और मैम इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे बेटा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो मैम जितने भी अग्रीमेंट हम बनाते हैं, क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैंने बोला नहीं। मैंने आपको बताया कि अगर सोशल एग्रीमेंट है नहीं कन्वर्ट होगा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है नहीं कन्वर्ट होगा, कमर्शियल एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके, अगर सेक्शन 8 के सारे इन्फोर्सेबल एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैम अग्रीमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं, सोशल, डोमेस्टिक, कमर्शियल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कमर्शियल कन्वर्ट होगा। हमें ये बात समझ में आ गई थी मैम। वेरी गुड बेटा। फिर मैम आपने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज H में दी गई है, जिसमें बोला गया अग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। तो मैम एग्रीमेंट का मतलब आपने बताया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में कंसिडरेशन हो, इन्फोर्सेबिलिटी हो, सेक्शन 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये मैम आपने यहाँ पे समझाया था। और आपने मैम बोला पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, जो वादा किया उसको निभा लेना, जो वादा किया उसको निभा लेना। जैसे प्यार किया तो निभाना, वैसे वादा किया तो निभाना। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो मैम ये आपने जो अभी इससे पहले बताया 266 सेक्शंस को इस तरीके से डिवाइड किया गया था। अभी ये और ये 4 पार्ट रह गए हैं। ये 76 से लेके 123 सेल्स ऑफ गुड्स बन चुका है, इससे हट चुका है मैम। और 239 से लेके 266 भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन चुका है और यहाँ से हट चुका है। वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत समझदार। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है और एप्लीकेबिलिटी क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। मैम आपने इतने अच्छे से क्लीन समझाया कि सब समझ में आ गया, एकदम एक एक चीज़ याद हो गई। 1 सितंबर 1872 को आया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है 2 क्लॉज H में एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। फिर आपने हमें सिखाया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट का फुलफिल करना जरूरी है, जो सेक्शन 10 में दिया गया, और सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग 10 एलिमेंट भी है, जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा, जिसका शॉर्ट ट्रिक था VIP फाउंड PCO एंड कार टुगेदर। V फॉर वॉइड नॉट डिक्लेयर, I फॉर इंटेंशन शुड बी लीगल, P फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, F फॉर फ्री कंसेंट, P फॉर पार्टीज कॉम्पिटेंसी, C फॉर कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, O फॉर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लॉफुल, A फॉर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड C फॉर
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, दोनों को सेम सेंस में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आना चाहिए। और टी फॉर मैम दो पार्टीज, क्योंकि आपने बताया मैं खुद को सामान बना के खुद को नहीं बेचूंगा, मेरे को सामान बेचने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, तो एक ऑफरर एक ऑफरी, एक ऑफर देगा दूसरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा, तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। ये किस में लिखा हुआ है मैम? ये सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स में लिखा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, आप क्या बोलोगे? वीआईपी फाउंड पीसीओ एंड कार टुगेदर, सेक्शन 10 और 10 ही एलिमेंट। मैम यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब बेटा आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छे से इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमने अग्रीमेंट का पढ़ा, कितने टाइप के अग्रीमेंट है, वैसे अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो वेरी गुड, बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।